माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई हैं। रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराज़गी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। रवीना को विदा करके मैं वापस घर में अंदर नहीं जा पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से राहुल का इंतज़ार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिरा आया था, इसलिए कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं तेज़ी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों पे नज़र गई तो हतप्रभ रह गई, जुबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। और ऑटो से उतर रही वो महिला कोई और नहीं, मेरी अपनी सासू माँ थी। और जो सज्जन उन्हें सहारा देकर उतार रहे थे, उन्हें देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चारों ओर मानो फूल बिखरे हों। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, कभी सोचा न था। हर नवविवाहिता ऐसा ही महसूस करती होगी। राहुल मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नज़र आते, तो माँ जी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर राहुल जब ऑफिस में व्यस्त हो गए तो मुझे ये ख्वाब टूटता सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से माँ जी भी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थी। मैं ही ज़बरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती थी। पर 11 बजते बजते सब काम भी पूरे हो जाते। माँ जी अपने कमरे में आराम करने चली और मैं कोई ना कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती। पर रोज़ रोज़ नई नई पुस्तक भी कहाँ से मिलती। मेरी मन स्थिति माँ जी समझ गई। रिया बेटी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है ना? एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्यता बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहाँ तुम पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि पढ़ सकती हो। इशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहाँ आ जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है। लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। मेरे और प्रकाश जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें रोज़ाना कुछ घंटे कुछ पढ़े बिना चैन नहीं मिलता। ओह, प्रकाश जी से तो परिचय कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें बस छू कर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम, विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज़ ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वह भी दिन के समय ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। राहुल चूँकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर राहुल का इंतज़ार करती थी। फिर माँ जी के सैर से लौटते ही मैं और राहुल कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और प्रकाश अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने मुझे प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज़ हो गई थी। कुछ देर इंतज़ार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है, मैं तो वैसे ही पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ। पर राजू मानता ही नहीं है, कहता है इस वक्त धूप ज़्यादा हो जाती है। मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं, चलिए आज मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिलीं। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे, तभी राजू जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं ये कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सबके बारे में सोचती रहीं। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विधुर प्रकाश जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी ज़बान नहीं थक रही थी। राजू जी ने तो कह ही दिया, पापा के जीवन में एक कमी थी बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो नीचे कार में इंतज़ार कर रहे राजू जी मेरी ओर बढ़े। अंकल शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, तभी आते ही होंगे, कहकर मैंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वह बोले। जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ पापा के साथ
कोई महिला भी होती हैं क्या? महिला? मैं? अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा की उम्र की महिला। उनके साथ लगभग रोज़ शाम की सैर पर होती हैं। लोगों ने उन्हें घुल मिलकर बातें करते, एक आध बार आइसक्रीम खाते भी देखा है। नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। पूछे भी तो कैसे? आप प्लीज़ उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वो बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज़, यह काम आप भी कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन ऊहापोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन राजू जी ने फिर रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वह अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में सैर करने चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज़ ही मिल जाती हैं। अच्छा, क्या बातें होती हैं उनसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज़ से छलक पड़ रहा था। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हा हा हा। अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं, बस जनरल बातें होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वे अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती हैं तो मैं कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती हैं। कभी हमारे ज़माने की चर्चा छिड़ जाती है, तब ये होता था वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियाँ आ जाती थी। हम तो सब्ज़ी रोटी के अलावा कुछ समझते ही नहीं थे। पर आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं, कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा गिरने लगता है पर बातें ख़त्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं, पर बुरा मत मानना। अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियाँ, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में ये एहसास ही खासा सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फ़ी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फ़ियाँ ख़रीदी। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे कुल्फ़ी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है, मैंने हंसते हुए कहा तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। राजू जी को ये सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ ही डाला। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक विधुर बुजुर्ग इंसान का अपनी किसी हम उम्र से बात करना, हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगने लगे। प्रकाश अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए माँ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा माँ जी कैसे इस उम्र में भी सब संभाले हुए हैं। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुँची तो जाते ही अंकल ने घेर लिया। 2 दिन कहाँ गायब हो गई थी? इधर वो शेर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया था। अच्छा देखो, बुक्स का नया स्टॉक आया है। आशा पूर्णा देवी की पूरी सीरीज़ है। ये देखो मैंने पढ़ ली है, तुम ले जाओ। बहुत अच्छा लिखती हैं। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच यही हुआ। शाम को माँ जी के सैर पर निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी ख़ास सहेली रवीना आ गई, वरना रवीना ने मेरे कानों में जो खुसुर फुसुर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। माँ जी सैर के बहाने रोज़ किसी से मिलती हैं, उसके संग घंटों गुजारती हैं, खाती पीती और सैर सपाटा करती हैं। कहते दुख तो बहुत हो रहा है रिया, पर तेरी खास सहेली हूँ इसलिए छुपा कर भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। राहुल जी से बात कर और स्थिति को संभाल। मेरी ज़रूरत हो तो बताना। बात हम दोनों तक ही रहेगी। मेरा तुझसे वादा है, मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। रवीना देर तक मुझे सांत्वना देती रही। दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे माँ जी की देखरेख में, जो आज ये सब देखना सुनना पड़ रहा है।
मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा दिन ही माँ जी के साथ रहती हूँ। राहुल भी थके मांदे लौटने के बावजूद रात का खाना माँ जी के साथ बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखा है जहाँ वे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकें। रिश्तेदारों से भी मिलने मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई हैं। रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराज़गी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। रवीना को विदा करके मैं वापस घर के अंदर नहीं जा पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से राहुल का इंतज़ार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसलिए कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं तेज़ी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों से नज़र मिली तो हद पर रह गई। ज़ुबान तालू से जैसे चिपक कर रह गई। अरे रिया बेटी, तुम यहाँ रहती हो? वाह क्या संयोग है। सुमिता जी, आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरी रिया बेटिया आपकी लाडली बहू है। देखो आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। प्रकाश अंकल माँ जी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और माँ जी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया। क्या हुआ माँ जी को? मैं बाहर लपकी। सैर करते हुए पाँव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया। डिस्पेंसरी में ड्रेसिंग करवा ली है, अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हा हा। मेरे मन में उमड़ते रोष, संशय, नाराज़गी के बादल दूर कहीं विलुप्त होने लगे थे। दहकते हुए ज्वालामुखी पर ठंडी फुहार बरसने लगी थी। दूसरी ओर से माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। हम इंसानों की सोच के मापदंड इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे लोगों की सोच बदले। कहानी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।